So hello guys, welcome to this new video. My name is Nathan. I'm a first year student at DISAT Gandhinagar. For those of who don't know me, so I have scored 99.21 percentile in JEE Main 2022. So as we know, JEE dates are out, which is being held on 24th of January to 31st January. So what should be our strategy to bring our best results in the first attempt exam? As because of the board exams and all practical exams, all pressure will be together on the same particular month. So what should be our strategy so that we could give our best? ओके सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड जिसके अंदर हमारा जेई मेन 2022 जो पेपर मैंने दिए थे उसके कुछ स्टैट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ये टेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटाइल थे हमारे कि 99 प्लस परसेंटाइल किस पे आ रहे थे, कितने मार्क्स पे आ रहे थे, 98, 95, 90 साइमल्टेनियसली ऐसे देख रहे होंगे। ये 195 जो वाइट में लिखे है वो सेकेंड अटेम्प्ट के मार्क्स है, और जो 180 लिखा है 180 जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स है। और ये पीसीएम में जो लिखा है वो एवरेज मार्क्स है कि हमको कोई एक सब्जेक्ट में 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए कितने कितने मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 100। तो ये एक 99 प्लस परसेंटाइल जो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट की एग्जाम थी, जिसके अंदर हम लोग का पेपर जो था वो था अप्रैल के अंदर, तो उसके अंदर था कि 180 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल टच हो जा रहे थे। और जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसके अंदर 195 मार्क्स चाहिए थे उसी 99 परसेंटाइल को सिर्फ टच करने के लिए। तो उसमें एवरेज हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो 180 मार्क्स था या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर था उसके अंदर कहीं ना कहीं कम स्कोर पे ज़्यादा परसेंटाइल आ रहा था। तो उसमें हुआ ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है, देखो कि उसमें क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ लोगों की तैयारी थोड़ी रफ टाइप होती है। अगर तुम फिनिश करके भी जाते हो तो भी जो सेकंड अटेम्प्ट होता है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि तुमको और ज़्यादा आता है। तो ओवरऑल वो सबके साथ होता है, इसलिए नेट कॉम्पिटिशन सेकंड के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 99 परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हैं तो फिर हम लोग ये सोच सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट एक अच्छा खासा चांस हो सकता है जिसके अंदर हम कम मार्क्स पे भी ज़्यादा परसेंटाइल टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर जो मार्क्स थे एवरेज जो 99 परसेंटाइल टच करे थे वो 85 थे, मतलब 85 आउट ऑफ 100। तो थोड़ा सा ज़्यादा ये सोच सकते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर आ रहा था वो ईजी टू स्कोर था। जो मतलब ये देखो यार कि केमिस्ट्री में क्या हुआ था कि अब तक लास्ट 2015-17 तक बोल सकते थे कि सिर्फ केमिस्ट्री करके जाओ तो आराम से आ जाएंगे परसेंटाइल, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही क्योंकि फिजिक्स का पेपर भी इजी आने लगा और मैथ्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ होने लगा। ठीक है, तो उसका मैथ्स का लेवल बढ़ रहा है और फिजिक्स का लेवल भले ही सेम रहा, लेकिन वो फिजिक्स अभी थोड़े ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके अंदर अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ओवरऑल हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारा फिजिक्स का पेपर था वो इजी टू स्कोर था, और जो मैथ्स का पेपर था उसमें स्कोर करना मुश्किल था। ठीक है, अभी बात यह है कि ये भी देख सकते हैं कि मैथ्स के अंदर 100 में से 51 मार्क्स पे 99 प्लस परसेंटाइल हो रहा है टच, मतलब क्वेश्चन है उसमें से तुमने 30 या 14-15 भी सही कर लिए तो एक अच्छा खासा चांस है जिसके अंदर तुम्हारा मैथ्स में 99 प्लस परसेंटाइल बन रहा है। मतलब 10 लाख लोग अगर अपियर हो रहे हैं तो सिर्फ 1% यानी कि 10,000 लोग ही ऐसे जिसके मार्क्स 13 या 14 क्वेश्चन से ज़्यादा उसके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स का पेपर हम सोच सकते हैं कि मैथ्स के पेपर के अंदर लेवल डिफरेंस अब देखने को मिल रहा है लास्ट एक साल से। जो 2022 का पेपर था उसमें मैथ्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था। हर पेपर में ये 99 परसेंटाइल में तो ये बात हो गई 98, 95, 90 अगर तुमको बस क्वालिफाई भी करना है। उसके अंदर फिजिक्स में 57 मार्क्स चाहिए थे, केमिस्ट्री में 42 और मैथ्स में 21। मैथ्स में अभी भी देख सकते हैं सबसे कम मार्क्स चाहिए थे मैथ्स में, और मैथ्स का ही पेपर टफ आ रहा है। तो अगर हम मैथ्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को टारगेट करें तो 21 लाना, यानी मतलब 5 क्वेश्चन सही करना उतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे कि अब हमको स्कोर किधर किधर से करना है कि 90 परसेंटाइल 80 मार्क्स पे भी टच हो जाता है, 95, 115 या फिर 120 हो जाता है। 98 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए तुमको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम मतलब समझ रहे हो कि 99 प्लस परसेंटाइल लाने तुमको पेपर में फर्स्ट अटेम्प्ट में 180, 190 मार्क्स लाने, तो तुमको तैयारी करनी पड़ेगी 250, 270 की। मतलब वो बच्चा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करके जा रहा होगा पेपर में, तब जाके एफिशिएंटली उसके 180 मार्क्स जैसे कुछ आएंगे। अगर तुमको अच्छा खासा स्कोर चाहिए इसके अंदर कि मेरे को गवर्नमेंट में कोई कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो तुमको काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे बात करें तो, और यहीं पे 98 प्लस परसेंटाइल में और 99 प्लस परसेंटाइल दोनों में अंदर एक खास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इतना इतना कर लेंगे कुछ चैप्टर से होता है सो दैट हमारा मैथ्स में क्या है कम मार्क्स पे भी परसेंटाइल आने लगे, तो हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर्स पकड़ सकते हो जिसके अंदर वेटेज ज़्यादा है, या फिर वैल्यू फॉर मनी चैप्टर्स है। वैल्यू फॉर मनी समझ रहे हो कि क्या होता है कि चैप्टर छोटा है क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर उसकी सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर ले कि चलो भैया ये तो हो गया
अब आगे क्या करना है। तो सिलेबस के अंदर कुछ ये चैप्टर्स जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये जो चैप्टर्स है, ये मैथ्स के अंदर तुमको इतने चैप्टर्स अगर तुम कर लेते हो, मतलब अभी सपोज करो कि तुमने ये मैथ्स का कोई एक चैप्टर उठाया जिसके अंदर अभी सबसे पहले तो डाला है मैंने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सबको पता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कैसा चैप्टर है, ठीक है। वो एक वैल्यू फॉर मनी चैप्टर बन जाता है जब तुम पेपर सॉल्व करते हो। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर 3D, ये सारे चैप्टर्स हैं ना, तो मतलब इजी चैप्टर्स, इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होता है। ट्विस्ट कर सकते हैं लेकिन ट्विस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के भी लास्ट कुछ 2-3 साल से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी ये जो चैप्टर्स दिख रहे हो ये कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स है जिसके अंदर से अच्छा खासा वेट, एओडी, लिमिट और ये सब होके भी 40% कवर कर रहा है वो, मतलब समझ रहे हो, पेपर का 40% तो सिर्फ एक ही टॉपिक में से आ रहा है। मतलब वो ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसको छोड़ के ना जा रहे हो, वेक्टर 3D में से 10% जितना आ जाता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन आ जाता है, सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन आ जाता है, ये तो एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है किसी शिफ्ट में। तो अगर हम इतने 7-8 चैप्टर या फिर टॉपिक्स की बात कर लो, 7-8 चैप्टर नहीं टॉपिक हो गए, तो भी अच्छा खासा कवर हो सकता है। और जो बेसिक्स है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक, ग्राफिंग, ये सब तो क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ क्या कि टॉपिक में से क्वेश्चंस तो थे ही लेकिन उन्होंने दूसरे चैप्टर्स के साथ मिक्स कर दिए थे। तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको टॉपिक आता था लेकिन वो दूसरा टॉपिक नहीं आने की वजह से, बेसिक नहीं आने की वजह से वो क्वेश्चन छोड़ के आ गए, इसलिए परसेंटाइल में इतना डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले तो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यार अपना वो ये पूरा 12th का पार्ट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहीं और, मतलब वो पूरा उधर से आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, फिर ये अपना मॉडर्न फिजिक्स हो गया। मॉडर्न फिजिक्स यार सबको अच्छा लगता है। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर भर भर के मार्क मिल सकते हैं। 2-3 चैप्टर है मुश्किल से और उसके अंदर से 3-4 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, या फिर 3 क्वेश्चन की तो गारंटी रहती है कि 3 तो आएंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर इसमें ऑप्टिक्स इसलिए डाला क्योंकि ऑप्टिक्स में है 2 चैप्टर, क्वेश्चन आ जाते हैं 2 या 3, ठीक है। तो चैप्टर समझना या पढ़ना मुश्किल है लेकिन उतना टाइम टेकिंग नहीं है, कर सकते हो। और मैकेनिक्स की बात करते हैं, मैकेनिक्स यानी अपना जो लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ये जो चैप्टर्स हमने करे हुए थे वही चैप्टर्स है जिसके अंदर उसमें भी 40% वेटेज आ रहा है, ठीक है। अगर तुम मतलब प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तुमको पता चलेगा कि पेपर टफ नहीं था, पेपर बस समझने के लिए मुश्किल रखा गया था। ये तुम लोग अगर चालू, तुमको बस क्लिक हो जाना चाहिए कि ये यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है सिचुएशन, तो तुम आंसर ला सकते थे, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में यार थोड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल गया था 21 और 22 के पैटर्न के अंदर। जो 22 में पैटर्न थी, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कम पूछा इन लोगों ने, मतलब 11-12 दोनों के 6-6 चैप्टर्स भी मिला ले तो भी 12 चैप्टर में से कुछ ज़्यादा आया नहीं। 3-4 क्वेश्चन नहीं बोल सकते, 20% लगभग कवर हुआ था, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि सबको आता है, हो जिसने भी प्रॉपरली फोकस से तैयारी करी है, फिजिकल में इतनी दिक्कत कभी किसी को नहीं होती। जो दिक्कत होती है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में होती है। तो इन लोगों ने किया क्या कि जो फिजिकल था उसका पार्ट बहुत कम कर दिया, ऑर्गेनिक भी कहीं पे कुछ ना कुछ लॉजिक से, कुछ लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो इन लोगों ने ऑर्गेनिक का पार्ट जो था उससे थोड़ा कम किया और इनऑर्गेनिक का पार्ट ड्रास्टिकली बढ़ा दिया। मतलब समझो ना कि फिजिकल का पार्ट 20%, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट, मतलब जो हर पहले 33 जैसा कुछ होना चाहिए था वो इस बार हो गया कि 20 फिजिकल कर दिया, 45 अपना इनऑर्गेनिक कर दिया और 35 कर दिया ऑर्गेनिक। तो जिसने इनऑर्गेनिक छोड़ी थी, जो याद करने का चक्कर और वो सब, मार्क्स में डिफरेंस आ गया था, ठीक है। और जिसने ऑर्गेनिक करी थी और फिजिकल करी थी उनके भी कहीं ना कहीं मार्क्स तो कम पड़ ही रहे थे 99+ परसेंटाइल के लिए। तो क्योंकि तुमने देखा कि अभी 99+ परसेंटाइल के अंदर हमको चाहिए कुछ 72 मार्क्स, अभी इन दोनों से तो वो आने से रहे क्योंकि पेपर ही उतना कंसिस्ट नहीं कर रहे ये लोग। तो इनऑर्गेनिक तो करनी पड़ेगी, अगर तुमको कुछ अच्छा स्कोर चाहिए तो तुमको वो भी करना पड़ेगा, भले कुछ भी बोल लो कि याद करना ये है वो है, लेकिन करना तो पड़ेगा, ये सत्य है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे सिलेबस की। ये मैथ्स के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इतना सिलेबस है जो कि तुम लोग 4 घंटा 5 घंटा बैठ के देखोगे उसके वीडियो या फिर सर से सीखोगे तो फिर उसके अंदर नेट आउटपुट तुमको मिल रहा होगा पेपर में, अगर तुमने सब कुछ क्लियर कर रखा है तो। अगर इतना कर रखा है तो भी सिलेबस इतना काफ़ी है अगर फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करें, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या कि सबका रॉ होने वाला है इस बार, क्योंकि एनटीए ने जो डेट्स है काफ़ी ज़्यादा क्लोज दे दिए, क्लोज इन द सेंस कि 1 महीना पूरा बचा है सिर्फ अभी। तो 1 महीने में लोगों को एंड अपने प्रीलिम्स भी देने, प्रीलिम्स है, लैब है, प्रैक्टिकल और वो सब चालू रहता है, और उसके अंदर जेई भी आ गया।
तो फिर ये लोगों के लिए हेक्टिक हो जाएगा। तो एनटीए ने ये डेट इतनी दी है तो सबको सबको सेम ही रहने वाला है। तो होगा क्या कि तुम्हारे इस बार भी कम मार्क्स पे अच्छे खासे परसेंटाइल बन रहे होंगे। तो हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने की जगह जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले उनको कवर कर ले, और बाकी सबको एक बार सिर्फ फॉर्मूला देख लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया, बस उतना कर लिया तो चल जाएगा क्वेश्चंस में। कि कुछ मुश्किल से 4-5 क्वेश्चंस भी का लगाने होते हैं, मतलब 4-5 टाइप के क्वेश्चंस, तो वो एंड में अगर तुमने टाइम रहता है तो कर सकते हो। बाकी इतना चैप्टर अभी के लिए थोड़ा सा काफ़ी इन द सेंस कि अगर तुमको करना है तो सिलेबस तो पूरा करना पड़ेगा 99, लेकिन ये कुछ अच्छे चैप्टर्स है जिसके अंदर से तुम्हारा अच्छा खासा चंक कवर हो रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की कि भाई प्रैक्टिस कहाँ से करें प्रॉपरली। देखो यार, तुम्हारे नोट्स जो होते हैं जो तुमने हाथों से लिखे होते हैं वो नोट्स तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी हम लोग लिखते हैं तो हमको भी ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहता है। तो सबसे पहले जो नोट्स तुमने लिखे वो रिवाइज करने, उसके अंदर से जो सर ने तुम्हारे क्वेश्चंस कराए हो जहाँ से भी तुम पढ़े हो वो क्वेश्चन एक बार लगाने। फिर उसके बाद आते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। अगर मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बैंक तुमको मिल जाता है तो तुम अगर 2020 से लेकर 2022 तक पीवाईक्यूज भी लगा देते हो तुमको टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगेगा। और उसके बाद अगर टाइम रहता है तो 2019 के भी क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे उसके अंदर। ठीक है, 2019 का पेपर थोड़ा सा टफ था, 20 और 21 में ज़्यादा कुछ नया नहीं वैसा पेपर आने लगे थे। और 22 वाला जो पेपर है वो उसके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल मैथ्स में बढ़ा था, फिजिक्स का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया था, और ये डिफरेंस की वजह से आया था। तो तुमको करना क्या है कि अभी 20, 21, 22 ये तो लगा नहीं है, और उसके बाद टाइम मिले तो 2019 का भी पेपर लगा लेना है। और उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए, तुम कुछ भी पढ़ के जाओ लेकिन तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो तुमको अपनी स्किल का पता ही नहीं है कि मैं ये कहाँ क्या कर सकता हूँ, सो दैट मेरा टाइम बचे, मैं एफिशिएंट रहूँ पेपर में। तो ये चीज़ तुमको यार मॉक टेस्ट देके ही पता चलेगी। तो अभी अभी क्या करना चाहिए कि अभी हो रहा है कि अभी जितना सिलेबस तुमको आता है 2 दिन में एक टेस्ट दो, कि तुमने आज कुछ चैप्टर्स पढ़े कल कुछ पढ़े, जो एनसीईआरटी में से मतलब जो बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ और जेई के प्रिपरेशन कॉमन में आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं। तो तुम वो करो और ये मॉक टेस्ट दे। मॉक टेस्ट फुल सिलेबस का टेस्ट होता है 3 घंटे का, 2 दिन में एक दो, 3 दिन में एक दो, अभी वो चलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग दिसंबर का एंड टच कर रहे होंगे तुमको पूरा पूरा लग जाना पड़ेगा मॉक टेस्ट के ऊपर कि तुम दिन में एक दे रहे हो, और जब एग्जाम आएगी उसके 10-12 दिन पहले से तुमको दिन में 2-2 देने पड़ेंगे। और जो एग्जाम के पहले पहले तक टेस्ट ही देने होते हैं, तुम ज़्यादा थियरी कवर कर लोगे ना तो भी तुमने अगर टेस्ट नहीं दिए तो वो नहीं कवर हो पाएगा। तो तुम्हारा टेस्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन फोकस इस पर हो रहेगा हमारा। तो ठीक है गाइस, अब तक तो ये बात होगी कि हमको क्या क्या करना है, इतना आज के लिए सफिशिएंट था। और हम बात करेंगे कि अब क्या नहीं करना है अभी आने वाले टाइम में। एक चीज़ की, अपनी कभी नींद को डिप्राइव मत करो, पढ़ने के लिए नींद को नहीं कम डिस्टर्ब करो। अभी के लिए 6-7 घंटे की आराम से नींद ले लो। ज़्यादा नहीं सो रहे होंगे, कम नहीं सो रहे होंगे, लेकिन एक 6-7 घंटे का ऑप्टिमम टाइम रहता है जिसके अंदर हम सो सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, फिर दूसरी बात होती है कभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है अनलेस तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो फिर तुमको अभी कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ कि इसके इतने करने हुए, मैंने इतने चैप्टर्स बाकी है, ये है वगैरह। तुम्हें जो तुमने किया है वही तुम्हारा पेपर में रिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक है, तीसरी चीज़, अपने आप को कभी एक कमरे में बंद नहीं कर लेना, वरना क्या होगा कि तुम उस कमरे तक सीमित रह जाओगे ना तो फिर तुमको थोड़े टाइम के बाद वो एक कमरा केज जैसा लगने लगेगा, तो तुम उसमें पूरा एफिशिएंटली नहीं रह पाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ है नेगेटिव इनपुट। कभी ना कोई अगर आदमी तुमको बोल रहा है कि ये मत करो ये मत करो, अगर अच्छे के लिए बोल रहा है तो सही है, लेकिन कोई ऐसा कुछ लोग होते हैं कि टोकते हैं कि इतना सारा घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर तुमने इतना किया अब तक कोई रिजल्ट आया नहीं वगैरह वगैरह। वो जो होगा हम लोग फाइनल एग्जाम के टाइम दिखा देंगे, लेकिन अभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कोई भी नेगेटिव इनपुट नहीं लेना, एक कान से लो दूसरे कान से निकाल दो बस। सो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। तो स्टे पॉजिटिव, स्टार्ट हसलिंग एंड डू इट नाउ।